आज चैप्टर 7 पढ़ाया जा रहा है और चैप्टर 7 में जो है वो पहाड़ों की रानी मनाली, ये एक यात्रा वृत्तांत है। और यात्रा वृत्तांत में हम ऐसे चीज़ों की जानकारी लेते हैं जहां हम घूमने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं और नए नए चीज़ देखते हैं, उससे भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने का अनेक तरीके हैं। जैसे हम लोग कहानी सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी से सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, कहीं जाते हैं तो उससे देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और बहुत तरह का कविता पढ़ करके, इतिहास पढ़ करके, ये SST पढ़ करके, बहुत चीज ऐसी है विज्ञान पढ़ करके हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी तरीके हैं जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत के संबंध में स्कूल में जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई के क्रम में जो पिकनिक ले जाया जाता है उसी का एक हिस्सा है। जैसे आप हमारे स्कूल से भी बहुत बार मान लीजिए बोकारो ले जाया गया है, इधर और कहीं कर्नाटक ले गया गया है, और कहीं ले जाया गया है। तो वहाँ हम नए नए चीज़ देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, वहाँ का दृश्यों को देखते हैं और प्राकृतिक छटाओं को हम देखते हैं और देख करके बहुत से ज्ञान प्राप्त होते हैं। वहाँ का जो पर्यटन स्थल है, वहाँ फूलों की वादियाँ होती है, बगीचे होते हैं, बहुत से ऐसे चीज़ हैं जिससे देख करके हमको ज्ञान प्राप्त होता है। समय समय पर जैसे शिक्षा का एक स्लोगन है कि भाई देखो, सुनो और आनंद ग्रहण करो, यही शिक्षा है। कहने का मतलब है कि जितना हम देखेंगे, जितना हम सुनेंगे, उतना ही हमको ज्ञान प्राप्त होगा। तो यात्रा वृत्तांत से हमको यही ज्ञान प्राप्त होता है। आज हम लोग तो यात्रा वृत्तांत में चलते हैं हिमाचल प्रदेश का मनाली, यानी भारत में ऐसे बहुत से पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल मतलब है कि टूरिज्म है या टूरिस्ट है, जहाँ पर लोग जाते हैं, गर्मियों के मौसम में जाते हैं, ऐसे भी घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक प्राकृतिक स्थल है जो सैलानियों को आकर्षित करते हैं। सैलानी का मतलब वो होता है जो घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। और ये प्रत्येक साल, जैसे मान लीजिए कि डल झील कश्मीर में है, तो हजारों लोग प्रत्येक साल आते हैं। तो यहाँ पर जो है अपना खर्च करते हैं, और खर्च करने के से वहाँ ये पर्यटन उद्योग के नाम से जाना जाता है। एक इसको इंडस्ट्री माना गया है। जैसे फिल्मी इंडस्ट्री है तो वो भी इंडस्ट्री है, ये तो अब कृषि को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो उद्योग जहाँ होगा, जहाँ उत्पादन होगा, यानी पैसे का उत्पादन होगा या वस्तुओं का उत्पादन होगा, उससे तो आमदनी होगी। तो हजारों की संख्या में जो सैलानी आकर्षित होते हैं, और उनमें से एक हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो मनाली, यानी कुल्लू मनाली। कुल्लू और मनाली हिमाचल प्रदेश में ही है, लेकिन ये है कि कुल्लू से मनाली की दूरी जो है 40 किलोमीटर है। और 40 किलोमीटर अगर कुल्लू की ओर से जाते हैं, ये आपको कुल्लू से मनाली 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ से शिमला, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और चंडीगढ़ यानी हरियाणा की और पंजाब की संयुक्त रूप से ये राजधानी है। तो यहाँ बस से जाया जा सकता है। और इसके सड़क के दोनों तरफ जो है वो सेबों के बागान है, देवदारों के वृक्ष है की भरमार है। साथ ही यहाँ रंग बिरंगी सुगंधित फूल भी है, फूल के बगीचे हैं जो मन को हरते हैं, यानी मन को आकर्षित करते हैं। ये बहुत ही मनोरम। हम लोग जैसे मान लीजिए कि कोई बगीचा लगाता है, तो बगीचे में हम लोग आकर्षित होते हैं। वहाँ तरह तरह के फूल लगे होते हैं, तरह तरह की क्यारियाँ बनी होती है, फुहारे दिखाए जाते हैं, तो उससे हमको देख करके मन आकर्षित होता है। हम वहाँ जाते हैं, सीखते हैं। तो चलिए मनाली हम जाते हैं, तो इसमें से धरती का, जैसे मान लीजिए कि धरती का स्वर्ग, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो कश्मीर में है। कश्मीर को स्वर्ग इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर वादियाँ हैं। वादियाँ मतलब है कि इतने फूलों की बगीचे की तरह है, जो नैसर्गिक रूप से कोई लगाया नहीं है, अपने आप जो है वो सड़कों के किनारे, बगीचों में, या तो फिर अलग अलग तरह के फूल फल के बगीचे लगे हुए हैं, अपने आप उगे हुए हैं। यानी देखते ही वहाँ की सुंदरता बनती है। इसलिए अगर वहाँ का मौसम भी बहुत सुहाना है, ना तो बहुत गर्मी लगती है, ठंड ही रहती है अधिकतर, तो वहाँ लोग आकर्षित होते हैं, वहाँ लोग जाते हैं। ये हालांकि बहुत दिनों तक वहाँ पर आतंकवाद का राज रहा, आतंकवादियों ने वहाँ लोगों को घूमने से मना किया या तो फिर वो रक्त रंजित कर दिया। लेकिन अब जो है वो स्थिति अभी स्थिति ठीक हो गई है, लोग आसानी से वहाँ घूमने के लिए जा सकते हैं। तो
अब रही बात कि अगर मान लीजिए कि पृथ्वी पर यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर, और कश्मीर से भी सुंदर है आपको मनाली। लेकिन मनाली को ऐसा अभी तक दर्जा नहीं मिला है, लेकिन वो भी खूबसूरत है। आप कह सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि धरती का स्वर्ग कश्मीर है तो उससे भी सुंदर अगर मनाली है तो देखने के लिए अवश्य जाना चाहिए। और कुल्लू से मनाली के लिए 40 किलोमीटर दूर है, जो शिमला और चंडीगढ़ से जाया जा सकता है, बस के द्वारा जा सकता है। और इस यहाँ पर एक नदी बहती है, ब्यास नदी। आप जानते हैं कि व्यास मुनि जो थे वो तकदीर लिखते हैं, वो किस्मत लिखते हैं, महाभारत उन्होंने लिखा है, 4 वेद लिखे हैं व्यास मुनि। तो उन्हीं के नाम से एक नदी है, और उस नदी जो धारा बहती है वो कल कल करके, मतलब है कि सड़क से हम 40 किलोमीटर तक जब जाएंगे बस में, और अगर मान लीजिए खिड़की के किनारे बैठे हुए हैं तो उसकी कलकल की कम से कम कहीं कहीं अगर मान लीजिए कि वो दिखाई देता है, कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी कलकल की जो ध्वनि है जो आकर्षित करती है वो सुनाई पड़ती है कानों में, हमेशा वो सुनाई पड़ती है। और 40 किलोमीटर दूर जाने में जो है सो इसकी हमको स्थिति देखने को मिलती है। और यहाँ पर सड़क के दोनों किनारे ऐसे सड़क हम लोग जाते हैं तो कहीं ऊपर खावर, कहीं नदी नाला, कहीं पठार, कहीं पत्थर के चट्टान देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ दोनों तरफ सेब के पेड़ लगे हुए हैं, देवदार के पेड़ लगे हुए हैं, सुगंधित फूलों के बगीचे हैं। दोनों तरफ अगर देखेंगे तो सौंदर्य ही सौंदर्य, यानी सुंदरता ही सुंदरता आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे जगह पर हम लोग को जरूर जाना चाहिए जिंदगी में। तो यहाँ ये सेब के बागान है, बगीचे हैं, देवदार के वृक्षों की भरमार है, और रंग बिरंगे सुगंधित फूल के बगीचे हैं जो मन को हरते हैं। यहाँ पर मनाली में जो है वो गर्मी के मौसम में ग्लेशियर जो बर्फ होते हैं वो बर्फ भी वहाँ जमता है, और बर्फ जब वहाँ से पिघलता है तो वो नदी में बहती है, और जो हमको तलावट यानी गर्मी से प्यास को बुझाती है, और वो गर्मी में भी जो है सो पानी उपलब्ध कराती है। तो इस तरह से यहाँ पर ब्यास नदी बहती है, और यहाँ पर सेब की खेती होती है, अखरोट की खेती होती है, बादाम की खेती होती है, नाशपाती की खेती होती है, और जीवनदायिनी जड़ी बूटियाँ। आज जो हम देखते हैं बाजार में अनेक प्रकार के एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेद और बहुत से दवाइयाँ बाजार में मिलती है, तो अनेक प्रकार के जड़ी बूटियों से मिलती है, और वो जीवनदायिनी जड़ी बूटी पर यहाँ पर उगाया जाता है। बहुत जगह पर ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर जड़ी बूटी नहीं उगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उगाया जा सकता है। वहाँ का जैसे हमारे इधर सेब के पेड़ नहीं लग सकते हैं, लेकिन उतना फल फूल नहीं दे सकता है। लेकिन आपको हिमाचल प्रदेश चले जाइए तो वहाँ बगीचा जो है सेब लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर चले जाइए तो वहाँ भी बगीचा जो सेब के फल लगे हुए हैं, बगीचे लगे हुए हैं। तो इस तरह से जड़ी बूटियां भी यहाँ पर उगाई जाती है, और पूरे विश्व में केवल मनाली ही एक ऐसा जगह है जहाँ आदि मानव यानी सबसे पहले जो मनुष्य का जन्म हुआ वो मनु का हुआ, और मनु से ही मानव बना, यानी मनु का ये संतति जिसको बोलते हैं, इसका पुत्र पुत्री को संतति या संतान बोलते हैं। तो वो जो है वो मानव कहलाया, और मानव जन्म लेने के बाद ही वो जातियों में विभक्त हुआ। तो इस तरह से ये महर्षि मुनि जो है वो मनु का जन्म यहाँ हुआ था, और पूरे विश्व में एक ही मनु का मंदिर है जो मनाली में है, और विश्व में कहीं भी नहीं है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ का नाम है मनु स्मृति, और मनु स्मृति में यह बताया गया है कि किस तरह से विश्व को विधि व्यवस्था का ज्ञान देता है। विधि व्यवस्था मतलब कि शासन कैसे किया जा सकता है, कैसे अपना रूल रेगुलेशन आप लागू कर सकते हैं, कैसे नियम से चल सकते हैं। अगर हम डिसिप्लिन पर, रूल रेगुलेशन पर, अगर विधि व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था पर अगर नहीं चलते हैं तो पूरी स्थिति चरमरा जाएगी, और कोई किसी का बात नहीं मानेगा, तो फिर हमारा विकास कहाँ से होगा। हम अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं? तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो है हमको अनुशासन पर रहना होगा, विधि व्यवस्था का पालन करना होगा। आज देखते हैं स्थिति कहीं कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तो अभी लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो ये विधि व्यवस्था है। विधि व्यवस्था अगर कोई नहीं मानता है तो उसको पिटाई होती है, जेल में डाला जाता है, वहाँ पर जुर्माना लगाया जाता है। अगर
ऐसा नहीं किया जाएगा, विधि व्यवस्था अगर नहीं किया जाएगा, अगर आपको कहेगा आप रास्ते में चल रहे हैं और कोई कहेगा कि तुम सड़क पर क्यों चल रहे हो, इसको तुमको 1000 रुपया लगेगा, तो क्या आप उसको मानेंगे? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि एक पर्सनल व्यक्ति बोल रहा है, क्योंकि वो विधि व्यवस्था के अंतर्गत नहीं बोल रहा है, कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन कोई अधिकारी, कोई पुलिस, कोई दंडाधिकारी अगर आता है और वो अगर विधि व्यवस्था के नियम तहत यदि हमको जुर्माना करता है, तो वो हमको आंख मूंद करके और मुख बंद करके यानी चुपचाप उसको बेयर करना पड़ता है। तो इस तरह से विधि व्यवस्था का ज्ञान जो है मनुस्मृति में लिखा है। और मनाली के मार्ग में अगर हम जाएंगे रास्ते पर, तो यहाँ पर होटल मिलेंगे, भोजनालय, होटल जहाँ ठहरते हैं लोग वो होटल, और भोजनालय मतलब कहाँ जहाँ खाना बंद मिलता है, और डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस, थाना और टूरिस्ट ऑफिस मिलेंगे। और ये मनाली हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर विपाशा नाम की एक नदी बहती है। विपाशा का मतलब होता है बी पास। बी पास का मतलब है कि पास मतलब बंधन होता है, पौम्याकार तालिबस्व, ये पास मतलब एक नजदीक भी होता है, नियर भी होता है, लेकिन वो पास नहीं है, तालिबस्व पौम्याकार तालिबस्व है। तो ये पास का मतलब होता है बंधन, और बी पास का मतलब होता है बंधन से मुक्त। तो इस तरह से बंधन का मुक्त जो है यहाँ पर ये विपाशा नदी बहती है, जिससे हमको बंधन से मुक्ति मिलती है। जैसे मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, उस तरह से ये मोक्ष की प्राप्ति करता है, यह देता है, मोक्षदायिनी है। तो इस तरह से पूरा अगर हम देखें तो पहाड़ों की रानी मनाली यात्रा वृत्तांत से इतने चीजों की हमको जानकारी मिलती है। और इस तरह से ये पूरी जो कहानी है ये यात्रा वृत्तांत है। और इसको अगर हम घूमने के लिए जाते हैं तो मान लीजिए कि जब समय आएगा तब जाएंगे, तो आपको मनाली के विषय में बहुत कुछ जानकारी आपको मिल गई। और इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे और फिर मौखिक और प्रश्नोत्तर फिर लिखा दिया जाएगा। आज के लिए बस धन्यवाद, इतना है।